ये लेक्चर सिर्फ बिगनर्स के लिए है और जो बच्चे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ गए हैं, उनको थोड़ा डाउट है। तो एक दो बच्चों ने मुझसे बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कवर करने के लिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक और उसका एक प्रॉब्लम कवर करूँगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, वो यूज़फुल रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का इशू भी आएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेसिकली, सपोज़ कोई एक हमारा सेगमेंट ले लेता हूँ, कोई एरिया है, ये टोटल एरिया इसका ए है और ये किसी भी शेप में हो सकता है, मैंने ये डिस्क की शेप में लिया है। मैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करता हूँ, इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जो है परपेंडिकुलर आ रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सपोज है E1, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो E1 है। तो हम अगर बोलना चाहें कि इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है, बेसिकली फ्लक्स का कंसेप्ट हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया को पियर्स कर दे, उस एरिया के थ्रू निकल जाए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम बोलेंगे एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, मीन्स यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्लाइंड आता तो अलग वैल्यू आता। तो आप ये समझ लीजिए जो पियर्स कर जाए एरिया के थ्रू वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे, अगर मैं कोई छोटा सा सेगमेंट लूँ, पहले इसी एरिया में मैंने छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये एक छोटा सेगमेंट डी ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, वो तो सेम रहेगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखूंगा इस सेगमेंट के थ्रू होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी ए के परपेंडिकुलर आ रहा है इनटू डी ए। ये हुआ मेरा फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस एरिया के परपेंडिकुलर है, मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर, जितना वो एरिया है उससे उस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्मॉल एरिया के थ्रू, यहाँ पे सॉरी डेल्टा ए होगा, डी ए नहीं होगा, डेल्टा ए टेंडिंग टू ज़ीरो जब होगा तो मैं डी ए को डी ए लिख दूँगा। डी ए डेल्टा ए जो है मेरा बहुत ही छोटा एरिया है, तो फ्लक्स को जब मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि डी डेल्टा ए मेरा बहुत ही छोटा है, तो मैं इसको डी फाइव लिख लेता हूँ, जो स्मॉल फ्लक्स स्मॉल सेगमेंट के थ्रू है, तो ई डी ए है जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर लिया था। लेकिन सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, फ्लक्स हम उसी कंपोनेंट का निकालते हैं जो परपेंडिकुलर है, मीन्स जो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली उसको पियर्स करते हुए जा रहा है। सपोज इसी सेगमेंट एरिया में छोटा कोई सेगमेंट एरिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, और ये एंगल जो था थीटा था। आप ध्यान रखिए एंगल लेते हुए फ्लक्स में, एंगल आप हमेशा जो उस प्लेट, जिस प्लेट को आप डील कर रहे हैं, जो प्लेन है, जो भी है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर, उससे उसके प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया कभी मत लेना, नेवर। उसके प्लेन से, मतलब कोई प्लेट है, उसका प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो उसके प्लेन से एरिया मत ले, एंगल मत ले लेना बिल्कुल भी। हमें हमेशा एंगल लेना है उस प्लेट का, या उस प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, उस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको लेना है जब भी आप फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आप कोई भी सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो जल्दीबाजी में प्लेन से एरिया ले लेते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल जो नॉर्मल एरिया से निकल रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है इस स्मॉल एरिया का, जो स्मॉल एरिया है इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, किसी भी एरिया का मुझे वेक्टर दिखाना है तो परपेंडिकुलर निकलेगा। अलोंग द प्लेन होता तो कहीं भी हो जाता ना, अलोंग द प्लेन तो ये n नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे ना अलोंग द प्लेन, तो उससे क्या डिफाइन कर सकते हो किसी एरिया को? नहीं डिफाइन कर सकते ना। एरिया को आप वेक्टर फॉर्म में डिफाइन तभी कर सकते हो जब उसका जो है आप नॉर्मल लोगे, नॉर्मल तो एक ही डायरेक्शन आएगा ना। सो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा एरिया के नॉर्मल होता है। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस नॉर्मल से जब एंगल बना रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर नॉर्मल नहीं लग रहा है ना,
तो नॉर्मल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, एक तो कंपोनेंट हो गया अलोंग द प्लेन हो गया ई साइन थीटा। फिर से बना रहा हूँ मैं इसको, बहुत ही हौच पौच हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल एरिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल का एंगल है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द प्लेन हो गया ई साइन थीटा और ये हो गया ई कॉस थीटा। पियर्स कौन से वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ये कर रहा है ना पियर्स, ये तो पियर्स नहीं कर रहा है। फ्लक्स रिलेटेड ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो पियर्स कर रहा है। तो डी फाई कितना हो गया यहाँ पे हो गया ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ये क्या है ई डॉट डी ए, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसे। और जब इसको पूरे एरिया में लेंगे तो उसको यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं, जो आपने बुक्स में देखा होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स जो है इसमें डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट जो है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन की नॉर्मल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लेन की नॉर्मल होता है तो एरिया वेक्टर से जीरो एंगल बनाता है। ये कंफ्यूज नहीं करना है, भले ही इस प्लेन की नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेन है। मैं फिर से छोटी सी चीज़ है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सो दैट बच्चों को एकदम डाउट ना रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया जो है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल है। ये वेक्टर है, ये प्लेन है, प्लेन के भले ही परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो एरिया वेक्टर के पैरेलल होता है, यानी कि थीटा जीरो होता है, इसीलिए यहाँ ई डी ए आ जाएगा पूरा, जो हमने इनिशियल केस लिया था इस वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल था। सो फ्लक्स हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उस एरिया को पियर्स कर रहा है, जो पैरेलल उसके निकल जा रहा है, वो कंपोनेंट नहीं होता। अब सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है सपोज 3xi प्लस 4। अभी डरना नहीं है इससे बिल्कुल, ये मैं आई जे के टर्म्स में लिखूंगा, लेकिन एक बार ये समझ में आ जाए तो डर एकदम निकल जाएगा आप लोगों का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आएगा, ये आई की डायरेक्शन मीन्स एक्स की डायरेक्शन में जो है ई एक्स में ऐसे लिख लूँगा 3x है, मीन्स वेरिएबल है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है ई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। ई वाई क्या है, ई आई जे को आप एक साथ भी कर सकते थे, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में जब मैं सॉल्व करूँगा, अलग अलग ब्रेक करके भी कर सकते हो, तो मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बच्चों को शुरू में ईजी रहता है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे आप पूरी वेक्टर फॉर्म में कर लेंगे, मैं अभी ब्रेक करके करा रहा हूँ। तो ई बेसिकली ये क्या है, ई है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, ऐसे इन प्रॉब्लम्स को आप ब्रेक कर लिया कीजिए। ये आई मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे मतलब वाई डायरेक्शन में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। मतलब ई एक्स की वैल्यू है 3x यहाँ पे, क्योंकि आई के साथ जो भी है वो ई एक्स है आपका, और जे के साथ जो भी है वो ई वाई है, ये 4 हो गया। ये आपका यानी कि कांस्टेंट है, ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ई एक्स जो है ये वेरिएबल है, तो इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ये इजीली हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया, मतलब हम किसी भी पोजीशन पे जब ई एक्स को लिखेंगे तो हमें देखना है वो एक्स क्या है। अगर सपोज मैं अब देखता हूँ, ये क्यूब है मेरा एक, और इस क्यूब की एक साइड है सी, सारी साइड बराबर होगी, सी है, तो सारे जो सरफेसेस का एरिया बेसिकली लिख लीजिए आप, सी स्क्वायर है। जो मैग्नीट्यूड है एरिया का हर सरफेस का वो होगा सी स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसको बोलता हूँ सरफेस ए, इसको बोलता हूँ सरफेस बी, इसको बोलता हूँ सरफेस सी, और इसको बोलता हूँ सरफेस डी। मुझे हर ये ए बी सी डी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, और मेरे को ये सिर्फ वैल्यू दी हुई है, और ये दिया हुआ है कि ये वाला जो एंड है ये ए पे है और ये एंड जो है बी पे है। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, बी की वैल्यू ना देके, बी की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस सी हो जाएगी ना यहाँ पे, क्योंकि ये सी है। एनीवे हमें बी दे दिया, ए प्लस सी भी लिख सकते थे, कोई और वेरिएबल डाल सकते थे, वो तो कॉम्प्लेक्स करने के तो हज़ारों तरीके हैं। फिलहाल इसको बिना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल ही रखते हैं। ये एज ए पे और ये एज जो है, ये वाला जो एज है मीन्स बेसिकली ये वाला सरफेस जो है ये इस प्लेन के पर पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, और डिस्टेंस ए है। और ये वाला जो है सरफेस जो बी वाला है, ये वाला सरफेस जो है ये भी इसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, और सारा डिस्टेंस बी पे है।
मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो गई a और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई b। बेसिकली ये बताना चाह रहा है प्रॉब्लम में, यहाँ पे x की वैल्यू है, ये जो ऐसे अगर दिया हो तो सीधा आप निकाल लीजिए ये x की वैल्यू है, क्योंकि ये x के अलांग चेंज हो रहा है ना ये डिस्टेंस। सो यहाँ पे जो है, और क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो हर एक डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है सेम होगा। सो a है तो ये इस वाले पॉइंट का भी इस प्लेन से सेम होगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे a है बेसिकली इस प्लेन के लिए। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। x की वैल्यू इस प्लेन के लिए a है और इस प्लेन के लिए x की वैल्यू b है। अब आप देख लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेते हैं पहले Ex की वैल्यू। सो Ex जो है, Ex की वैल्यू आप a रख दीजिए, मतलब a वाले प्लेन के लिए एट प्लेन a इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी 3a, और प्लेन b पे कितनी हो गई एट b, ये हो गया एट प्लेन b, ये हो गई 3b, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है। अब देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, प्लेन ए के लिए जब आप फ्लक्स निकालेंगे, सिर्फ फ्लक्स जो डिपेंड करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है जो पियर्स कर रहा है। प्लेन ए और बी को सिर्फ Ex पियर्स करेगा, तो ए और बी प्लेन के लिए सिर्फ Ex रेलेवेंट है, क्योंकि Ey तो पैरेलल निकल जाएगा, Ey पियर्स नहीं कर रहा है। और प्लेन सी और डी के लिए ये चीज़ आप समझ गए तो पूरे फ्लक्स से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। सी और डी के लिए आपका सिर्फ Ey रेलेवेंट है, क्योंकि Ex जो है सी और डी प्लेन के पैरेलल निकल जा रहा है। फ्लक्स है उसी के लिए जो कि आपका नॉर्मली पियर्स कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट्स। तो आपने पहले दो कंपोनेंट में लिख लिया, अब इन्हीं दो पे आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये 3x है, 13 दिख रहा है, 13, ये 3 है और ये 4 है। बस आपको जो अब ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। आप यहाँ पे देखिए, मैं फेस ए और बी का करूँगा, आप सी और डी अपने आप करके देख लीजिए, सिर्फ ए और बी की तरह से हो जाएगा। फेस ए और बी के लिए अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको फर्दर ए फेस और बी फेस, मेरे ख्याल सी डी भी मुझे कर देना चाहिए क्योंकि शुरू में कर रहा हूँ तो बच्चों को क्लैरिटी देनी ज़रूरी है। ये सी है, ये डी है। अब मैं फिर से बना रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा हच पच टाइप डायग्राम बनेगा, बट कंसेप्ट समझाने के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। ये डायग्राम है। प्लेन में फिर से लिख लेता हूँ, कौन से मेरे ए थे, ए बी सी डी। ये प्लेन ए था, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, हमेशा बाहर निकालना है, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ये एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, ये एरिया वेक्टर बाहर आएगा और उधर वाले फेस से एरिया वेक्टर उधर बाहर जा रहा होगा। एरिया वेक्टर की सबकी वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ले लिया है, डायरेक्शन मैंने दिखाया है एरिया वेक्टर के। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ए फेस पे कितना था, E A कितना था, 3A था। ए के लिए सिर्फ Ex रेलेवेंट होगा, Ex, और ए और बी के लिए Ex रेलेवेंट होगा, सी डी के लिए Ey होगा। मैंने रीज़न बता दिया है तो बार बार मैं y वहाँ लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है, ई ऐसे जा रहा है और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 180। तो ये होगा 3A इंटू सी स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है 180। या तो ऐसे कर लीजिए, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, जब भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा फ्लक्स नेगेटिव में होगा। तो -3A सी स्क्वायर, तो फ्लक्स हो गया थ्रू ए। अब थ्रू बी देखो, आपको ये ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स लगाया हुआ था ना, कांस्टेंट मत, एक ही वैल्यू मत लेना, एक्स की अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई बी पे कितना वैल्यू था, इस वाले सरफेस पे जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो था 3B, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 हो गई थी और यहाँ बी हो गई थी एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया 3B, एरिया तो सी स्क्वायर ही रहेगा, तो 5B की वैल्यू आएगी 3B सी स्क्वायर कॉस 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब पैरेलल हो तो सीधा आपका प्लस में आता है, कॉस 0 रखना है, और अपोजिट हो तो कॉस पेनल्टी रख लीजिए, या डायरेक्टली माइनस साइन लगा के एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कीजिए।
ये हो गया आपका फाई बी और फाई ए। अब आप देखिए सी और डी का क्या होगा। सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सी और डी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वाई, और ई वाई की वैल्यू 4 है, फिक्स्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए के लिए था, यहाँ पे था 3A और यहाँ पे था 3B। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम है, लेकिन बस वही डायरेक्शन वाला है। मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये डायग्राम है। फिजिक्स में आप बिना डायग्राम के कोई क्वेश्चन मत कीजिए, डायग्राम बनाने से आधा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। अब देखिए ये सी का डायरेक्शन है वेक्टर का, और ई वाई भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो cos 0 हो जाएगा एंगल जो है, तो 4c² cos 0 यानी कि 4c²। और यहाँ पे नीचे वाले के लिए ई वाई तो ऊपर है, ई वाई का डायरेक्शन तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, ई वाई ऊपर है लेकिन एरिया वेक्टर नीचे है इस वाले सरफेस का डी का, तो यहाँ पे एंगल है 180, तो हो जाएगा 4c² cos 180, तो हो जाएगा -4c²। सो ये हो गया आपका बेसिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और प्रॉब्लम भी जो सॉल्व करनी है वो एक मैंने बेसिक आइडिया के लिए टेकअप कर लिया है।